हिंदी साहित्य के क्षेत्र में स्वर्गीय शरद जोशी जी का नाम बड़े ही आदर के साथ में लिया जाता है। वे एक मशहूर व्यंगकार तो थे ही, लेकिन उनकी रचनाएं वास्तविक परिदृश्य के निकट होने के कारण आज भी पाठकगणों के मन में एक अद्वितीय स्थान प्राप्त करती हैं। उनकी पुस्तक मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं से प्रस्तुत कर रहा हूं उनका प्रसिद्ध व्यंग कहूं लिखी कागज कोरे। जो मुझे आमंत्रित करते हैं मन ही मन आश्वस्त रहते हैं कि मैं क्यों आने लगा, और आना चाहूँगा भी तो कब आ सकूँगा। पर जब प्यारे बाबूलाल ने गांव आने को कहा और मैं बोला कि अगले सप्ताह पहुंच रहा हूं, तो उसे ही नहीं सकल ग्राम जगत और साहित्य जगत को धक्का लगा। मैंने घोषित किया कि मैं उधर कोई माह भर ठहरूंगा और एक आंचलिक उपन्यास लिखूंगा ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आए कि हमारा भी भारतीय जीवन के यथार्थ से गहरा ताल्लुक रहा है। मैंने एक रीम बढ़िया क्वालिटी का फुल स्केप साइज में कटा हुआ कागज़ खरीदा, श्रेष्ठ कोटि की स्याही ली, 2 विश्वस्त फाउंटेन पेन, और जिस अंदाज में सिकंदर ने बेबीलोन छोड़ा था, मैं शहर छोड़ गांव चल दिया। गांव गांव था। मैंने चारों ओर से घूम घूम कर देखा, वह गांव ही था। यदि कहीं शहर होगा भी तो आत्मा में होगा, पर उसका बाहरी भौतिक शरीर गांव का ही था जिससे मुझे मतलब था। एक पतली सी नदी, एक अदद अमराई, चंद ढोर ढंगर, बड़ी संख्या में उजड़ से लगने वाले लोग, सीमित समझ के कुछ कुत्ते, अपनी कला पर मोहित हलवाई, एक अनुभव संपन्न नाई, एक चलता पुर्जा पुरोहित, हवा, काफ़ी सारा आसमान, एक खुर्राट रिटायर्ड कंपाउंडर, कोई 10-12 टीरो मिजाज छुटभैया नेते। सवैया युग से गांधी युग तक अपनी ही उपजाई भावुकता में फंसकर भूतपूर्व फ्रस्ट्रेटेड प्रौढ़ साहित्यकार अपनी 40 कविताओं को अभी भी सहेजे। 2 कुएं जिनमें एक अपेक्षाकृत प्रशंसित, कौवे, दीगर स्थानीय पक्षी, एक भूत, एक चौपाल, एक बजरंगबली, एक पीर की दरगाह, कुछ आदि आदि और कुछ इत्यादि। गरज यह है कि पूर्वांचलिक उपन्यास पर सामान था। लोग गलत हिंदी बोलते थे, जो मेरी रचना की प्रथम आवश्यकता थी। आवश्यकता आविष्कार की अम्मा है। कुछ गलत हिंदी मैं भी स्वयं बिना जन सहयोग के लिख लेता हूं। मैंने टेबल को खिड़की के पास लगाया। खिड़की से गांव का विराट चल कार्टून सहज अवस्था में प्राप्त था। मैंने एक रीम कागज में से कुछ कागज निकाला और बोला, सियावर रामचंद्र की जय कहता लिखने लगा। आंचलिक उपन्यास की प्रेरणाएं भिन्न हैं। कमरे के उत्साही झाड़ू लगाने वाले ने, जिससे मैंने वचन लिया था कि वह उपन्यास पर झाड़ू नहीं मारेगा, मेरे एक रीम कागज़ को देखा और उसके मन में एक दार्शनिक प्रश्न हुआ, क्या यह ढेर भर होना जरूरी है? मुझे इतने कागज़ों की क्या आवश्यकता है? ग्रामवासियों के जीवन में कागज़ परचून की पुड़िया के रूप में प्रवेश करता है। अपनी श्रेष्ठ नाजुक अवस्था में वह कचहरी के आवेदन पत्र के रूप में नजर आता है, तथा आम धारणा यह है कि पतंग कागज़ सबसे अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार के कागज़ से करंटानुभूति होती है, चाहे वह बनिए का खाता हो, कोर्ट का सम्मन या दूर के रिश्तेदार के पोस्ट कार्ड। उन्हें कागज़ से अपशकुन की महक आती है। गांव वालों को इतने कागज़ पर एक साथ रखकर बैठा शख्स खतरनाक लग सकता था, पर भोले भाले चेहरे को देख वे इस नतीजे पर पहुंचे कि बंदर के हाथ उस तरह लग गया है। दूसरे दिन झाड़ू निकालने वाले मनशाराम ने मुझसे 2 कागज़ मांगे। बड़ी नम्रता और संकोच से बोला। मैंने उदारता से उत्तर दिए और 2 कागज़ थमा दिए। वह चला गया और मैं उपन्यास की शुरुआत करने के लिए किसी दूर की कौड़ी का इंतज़ार करने लगा। शाम को मुझे वहाँ के भूतपूर्व जागीरदार ने खाने पर बुलाया। पढ़े लिखे थे, अपने खेतों को फार्म कहते थे। पुरखों के ज़माने में दरवाजे पर कभी हाथी बनता था, आजकल एक बिगड़ा हुआ ट्रैक्टर स्थायी भाव सा खड़ा रहता है। मेरी व्यंग्य रचनाओं के चोर प्रशंसक थे। यद्यपि जिन रचनाओं की चर्चा वे कर रहे थे वे मेरी नहीं, हरिशंकर परसाई की लिखी थी, पर विषय बदलने के डर से तथा अपनी सहज नम्रतावश मैंने उनके कथन में सुधार करना उचित न समझा। सोचा चलने दो, कौन वह नामवर सिंह है जिनकी भूलें सुधारना साहित्य का तकाजा हो। तभी वे बोले, सुनो, आपके पास बहुत अच्छा सफ़ेद कागज है। आज मनशाराम एप्लीकेशन लिखवाने आया तो मैंने देखा। मैंने पूछा, भाई तेरे पास ये कागज़ कैसे? तब उसने बताया,
मैं किसी को आजकल में कागज़ खरीदने और शहर भेजने की सोच ही रहा था। आपको कितने चाहिए? मैंने पूछा। यही 8-10 भिजवा दूंगा। दूसरी सुबह मैंने कोई 10-15 कागज़ जागीरदार की सेवा में प्रेषित कर दिए और भावी उपन्यास की मूल वस्तु पर विचार करने लगा। गांव की दोपहर वहां की रातों की ही तरह बोर होती है। यद्यपि नीतिवश में उपन्यास नहीं लिखने वाला था, ऐसा ही दोपहर को दो कन्याएं मेरे समीप आईं और एक ने दूसरी की तरफ इशारा कर कहा, इसे लिखने को कागज़ चाहिए। मेरे क्यों क्या चाहिए? तुझे ही चाहिए, दूसरी ने बोला। तुझे नहीं चाहिए क्या? दूसरी शर्मा गई। मैंने अपने -5.5 से उन पर रसभीनी नज़र डालकर पूछा, काय को चाहिए? इस पर पहली ने गर्दन को कुछ ऐसा खम दिया जिसके अर्थ थे, तुमको क्यों बताएं। दूसरी खिड़की से बाहर तकने लगी। ले जाओ। मैंने 2 कागज़ दिए। उसे अपने हृदय स्थल के समीप सटाते हुए उसने कहा, 2 और 2। लो, मैंने दे दिए। फिर वे हंसती हुई मुस्कुराती पलट निहारती चली गई। 2 दिनों में ग्राम के युवा वर्ग को मेरे पास कागज़ होने की सूचना मिल गई थी। एक लड़का मेरे पास आया और पूछने लगा कि कुएं पर पंप लगाने को बैंक से कर्ज लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैंने अपनी समझ भर समझाया तो बोला, कागज़ दे दीजिए, एप्लीकेशन देना है। मैं ना देता तो ग्राम का विकास रुक जाता, इसलिए दे दिया। फिर कुछ लड़के और आए। मैंने कांपते हुए महसूस किया कि ग्राम में आत्मोन्नति की लहर फैल रही है। कोई आवेदन कर रहा है, कोई किसी विभाग को शिकायत भेज रहा है और कागज़ मैं दे रहा हूँ। जब मैंने रुखाई भरती तो वे भी मुझसे रूखे पेशा कागज़ मांगने लगे। उनका तर्क था कि जब आपने दूसरों को दिए तो हमें क्यों नहीं दे रहे। तभी गांव में एक वारदात हो गई। तहकीकात के लिए जो आया उसने मेरे कमरे के बाहर बरामदे में बैठे सारी कार्रवाई की। वहाँ ना भी करता तो भी कागज़ मुझे ही देने थे। मेरे कागज़ पर सरपंच ने गांव में एक जोरदार नोटिस घुमा दिया। मेरे कागज़ पर एक पार्टी ने सरपंच के काले कारनामे लिखकर चिपका दिए। उसका जोरदार उत्तर उसने मेरे कागज़ पर ही दिया। सारे गांव में मुझसे कागज़ प्राप्त कर कोई करिश्मा करने की प्रतियोगिता आरंभ हो चुकी थी। कुछ कुछ देर में कोई आता, नम्रता से या आंखें दिखाता और कागज़ ले जाता। गांव के लोग आधी रात को मुझे उठाते और कागज़ मांग ले जाते। मेरे कागज़ों के कारण वातावरण में सक्रिय तनाव था और मुझे लगा कि किसी को भी मैंने कागज़ देने से इनकार किया तो अंधेरे उजाले मुझ पर आक्रमण कर सकता है। मैं पार्टी नहीं बनना चाहता था, इसलिए कागज़ दे देता था। आंचलिक उपन्यास संभव नहीं था क्योंकि कागज़ कम बचे थे। मैं कम से कम एक लंबी कहानी लिख लौटना चाहता था, पर जिस तेजी से कागज़ जा रहा था वह संभव नहीं था। मैं यथार्थ पर अपनी पकड़ गहरी करने के चक्कर में गांव की एक सभा सुनने चला गया। वहाँ भाषणों का मूल स्वर यह था कि यदि हम अपने ग्राम का विकास कर लें तो फिर शेष भारत का ही रह जाएगा, जो खास ज़्यादा नहीं। वहाँ प्रस्ताव पास हुए और तय हुआ कि नदी पर बांध बनाने, हाई स्कूल खोलने के लिए आवेदन किए जाएं और साथ ही भाषणों में कहा गया कि जहाँ तक आवेदन के लिए कागजों का संबंध है, मेरा नाम लिया गया, यहाँ हमें वरदान के रूप में प्राप्त है। उसकी कमी नहीं होगी। कमी है केवल एकता और दृढ़ उद्देश्य की, जिसे हमें दूर करना है और गांव को आगे बढ़ाना है। किसी ने कहा था कि इस देश में नवयुग आएगा तो वह गांव से ही आएगा। कहने को तो वह कह गया, पर नहीं जानता था कि वह सच कह रहा है। कागज़ का सुरक्षित एकाधिकार मेरे पास से जिस गति से वितरित हुआ, मैं उस कथन में निहित सत्य से परिचित हो गया था। मैंने सामान बांधना शुरू किया। एक कागज़ बचा था। मैंने भारत माता ग्रामवासिनी को मन में रखकर एक कविता लिखने का प्रयास किया। बिखरा जाता हूँ तेरे आंचल में, ओ माँ, अपने सारे पत्र यत्र तत्र सर्वत्र, पूरा रीम आम बरगद नीम गए हैं जीम। बिखरा जाता हूँ तेरे आंचल में, लिखने की आस उपन्यास कास घास पलास, बचाकर अपनी सांस बचाकर जाता हूँ। उस शाम मैं गांव से लौट आया। बाद में प्यारे बाबूलाल ने मुझे बताया कि मेरे जाने के 2 माह की अवधि में गांव में 3 निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए, 2 वारदात हुई और उन सबके मूल में मेरे बांटे गए कागज़ों का योग था। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। लेखक अपने अलिखित पृष्ठ यदि समाज को सौंप दे तो वह ज़्यादा बड़ी हलचल उत्पन्न कर सकता है। लिखकर जो मैंने सेवाएं की, उनसे बढ़कर मैंने ना लिखकर सेवाएं की हैं। इस तथ्य की ओर नम्रता से ध्यान आकर्षित कर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा।
धन्यवाद। आशा करता हूँ इस प्रसिद्ध रचना की प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।